हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट्स आपका किसका पार्ट है, कौन से सब्जेक्ट का? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो डेंटल प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपके दांत की, आपकी ओरल कैविटी की। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक सिंपल से मोलर टूथ की या फिर प्री मोलर की, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे अंदर जो है एक टूथ के, वहाँ पे होता है एक पल्प कैविटी। ठीक है, जिसमें क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और साथ में नर्व्स होती हैं। जो बेसिकली दांतों में दर्द वगैरह होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है इन्हीं रूट के अंदर जो है, जो ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं, यहाँ पे जब कोई प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन होती है, ये कॉज़ करती हैं बेसिकली पेन। ठीक है? और ये जो, अगर हम दाँत की बात करें ये है, सबसे अंदर इसके होता है पल्प कैविटी, जिसके अंदर क्या है, रूट कैनाल है। रूट कैनाल के साथ-साथ वहाँ पे क्या है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, और वो एन्क्लोज़्ड हैं 3 लेयर्स के अंदर, टूथ की 3 लेयर्स के अंदर, और अटैच्ड हैं माउथ के साथ, जो जॉ की बोन बोन है, उसके साथ ये अटैच्ड हैं। ठीक है? तो सबसे पहली लेयर जो कवर करती है आपकी इन नर्व्स एंडिंग और ब्लड वेसल्स को, वो होती है डेंटाइन की लेयर। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और डेंटाइन जो है, ये आपके गम गम के अंदर का वाला पोर्शन जो है दांत का, जो गम के अंदर एनक्लोज्ड है और बोन से अटैच्ड है जॉ कैविटी की, उसको कवर करता है अच्छे से। और जो डेंटाइन है वो इवन कि ना सिर्फ गम के अंदर भी बल्कि बाहर की तरफ भी एक सॉलिड लेयर बनाता है। ठीक है? और उसके बाहर क्या है कि गम के अंदर जो है एनक्लोज्ड होता है, डेंटाइन वाली जो लेयर है वो एनक्लोज्ड होती है सीमेंट से। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हम? सीमेंटम। एक पतली सी लेयर होती है जो कि जॉ के अंदर, गम के अंदर जो है एनक्लोज करने में एक सॉलिड जो है सीमेंट का काम करती है। उसको हम सीमेंटम बोलते हैं, टूथ और गम को आपस में जोड़े रखने के लिए। अच्छा, जो गम के बाहर वाला पोर्शन है दांत का, जो हमें यूजुअली दिखता है, इसको हम बोलते हैं क्राउन का पोर्शन। क्राउन, सर का ताज होता है ना जो, उसको क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन वाला जो पोर्शन है वो रहता है गम के बाहर, जो हमें दिखता है, और वो पहले तो कवर होगा डेंटाइन से, और डेंटाइन की जो आउटर लेयर है, डेंटाइन जो है वो फर्दर कवर होगा एनेमल से। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, एनेमल जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का। ठीक है? ये जो एनेमल है, ये वाइट कलर का होता है और हार्ड मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा, और ये गम के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। ठीक है? गम के अंदर डेंटाइन रहेगा। ठीक है? और डेंटाइन गम के अंदर भी है, जो क्राउन वाला पोर्शन है उसके अंदर भी है, वो पूरी तरह से कवर करता है, लेकिन जो एनिमल है वो सिर्फ गम के बाहर दिखने वाले पोर्शन को कवर करता है। राइट? और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डेंटल हाइजीन की बात करते हैं। देखो, एक दांत जो है वो मतलब आपकी डेली लाइफ में च्यूइंग, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस में हेल्प करता है, इंजेशन में। ठीक है? तो इवन कि सबसे पहला जो आपका एक शुरुआत होती है फूड को डाइजेस्ट करने की, वो कहाँ से होती है? वो होती है आपके माउथ के अंदर से। ठीक है? पहले आप क्या करते हो? ब्रेक डाउन करते हो फूड को। ब्रेक डाउन किसकी मदद से करते हो? टीथ की मदद से करते हो। और आपके पास जो टीथ हैं वो 4 तरह के होते हैं बेसिकली। इंसिजन्स जो फ्रंट वाले हैं, और उसके साथ जो हैं कैनाइन्स होते हैं, और साथ में फिर होते हैं प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। ठीक है? और ये जो सारे टीथ हैं इनके अपने-अपने कुछ रोल हैं आपकी ओरल कैविटी के अंदर और फूड की जो है डिसोसिएशन के अंदर। अब इन टीथ को हेल्दी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार दाँत गए तो स्वाद गया। तो इनका काफ़ी बड़ा रोल है आपकी फूड हैबिट्स में। अब
बहुत ही पुराने टाइम से क्या है कि डेंटल हाइजीन को मेंटेन करना एक ज़रूरी हिस्सा रहा है, ठीक है? तो हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स भी हैं अभी डेंटिस्ट्री में, ठीक है? और साथ में बहुत सारे जो हैं कंपाउंड्स भी हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिससे हम दांतों को साफ रखते हैं और हमारा जो डेली का जो प्रोसेस है डाइजेशन का, उसमें ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब क्या है कि जो दाँत हैं, वो हो जाते हैं डीके, ठीक है? अगर हम उनकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रिएक्ट करते हैं आपके मुँह के अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। आपने कुछ खाया, मीठा खाया, तो मीठे से क्या हुआ, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आपके दाँतों में रह गए, ठीक है? ब मुँह में वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ओरल कैविटी में डेवलप होंगे, वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे इन कार्बोहाइड्रेट से और फर्मेंटेशन कर देंगे। फर्मेंटेशन से क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा और वो जो एसिड है, वो क्रिएट कर देगा दाँतों की बाहरी लेयर के ऊपर लेज़न्स, ठीक है? तो वो शुरुआत कर देगा खोखला बनाने की, पैच बनाने की, डिस्कलरेशन करने की और उसको हम क्या बोल देते हैं, जब वो हायर अमाउंट में हो जाती है डिस्कलरेशन और जो खोखलापन हो जाता है, पिट्स आ जाते हैं, फिशर्स आ जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं केरीज़, जिसको हम देसी भाषा में यहाँ पे बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में कीड़ा लगना, है ना? तो ऐसा जो है ये केरीज़ होती हैं। तो केरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम डेली जो हैं दांतों को ब्रश करें और ब्रश करने के साथ-साथ कुछ माउथ वॉश से गार्गल्स वगैरह करें और भी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। ठीक है? तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एज़ एंटी केरीज़ एजेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स और पॉलिशिंग एजेंट्स। दांतों को मतलब इन केरी से भी बचाना है, ठीक है? उनकी सफाई भी रखनी है, ठीक है? और वो दिखने में भी अच्छे चाहिए, पॉलिशिंग एजेंट्स उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो एक तो मैंने आपको 3 लेयर्स के बारे में बता दिया दाँत को जो एनक्लोज़ करती हैं, दैट इज़ डेंटाइन जो कि पल्प कैविटी और क्राउन को पूरा मतलब थ्रू आउट द जो आपका एंटायर पोर्शन ऑफ द टूथ है उसको कवर करती हैं, ठीक है? और ये डेंटाइन जो है इसमें 75% मिनरल्स होते हैं और ये काफ़ी हार्ड और डेंस होती है। जो एनेमल है वो सिर्फ़ क्राउन वाले पोर्शन पे जो गम के बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है, उसको एनक्लोज़ करती है और इसमें 98% ऑफ मिनरल्स होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है और हार्डेस्ट सब्सटेंस आप कह सकते हैं इसको बॉडी का। अब जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है ना डेंटाइन का और सीमेंटम जो है, उसका बोन लाइक है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो पूरा है। अब जो फुली फॉर्म्ड एनिमल होगा, ठीक है? उसमें क्या होते हैं हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, इसको याद रखना टर्म को, हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। हर एक बोन स्ट्रक्चर में हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम एनिमल की, एनिमल में हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज, जिसके कारण ये इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और और क्या बात करेंगे हम? बात ये है कि जो कुछ विटामिन्स जो हैं, वो भी आपकी जो डाइट में या फिर नेचुरली आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जो कि टूथ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और टूथ की जो इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखते हैं। अब पहले ऐसे विटामिन जो हैं, वो है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है? ये तीनों जो हैं टूथ फॉर्मेशन में नेसेसरी हैं। अब विटामिन ए का क्या काम है? विटामिन ए जो है आपने रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड वगैरह पढ़े होंगे। आपने पता है आपको कि नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए का काम आपको आता है, लेकिन टूथ फॉर्मेशन में भी हेल्प होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है जी। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप कि विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है, वो हाइपोप्लास्टिक एनेमल जो है, वो कॉज़ कर देती है। मतलब जो कैल्सिफ़िकेशन है एनेमल की, वो कैसी होगी? इम्परफेक्ट होगी अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। आपको ब्लैकनिंग दिखनी शुरू हो जाएगी टूथ में। सिमिलरली विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होती है, वो क्या करती है? वो कैल्सिफ़िकेशन कर देती है, ठीक है? वो कैल्सिफ़िकेशन जो है उसको भी अफ़ेक्ट कर देती है, मतलब कैल्सिफ़िकेशन नहीं करती, कैल्सिफ़िकेशन कम कर देती है डेंटाइन की, अंदर की लेयर की। जो विटामिन ए था वो एनिमल पे एक्ट कर रहा था, विटामिन सी जो है वो डेंटाइन पे एक्ट कर रहा है। अब एक बात है जब डेंटाइन पे एक्ट करेगा कोई सब्सटेंस और बाहर की जो लेयर्स है वो खोखली होती जाएँगी, तो मतलब जो आपका फूड है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो डायरेक्टली किससे एनकाउंटर कर रहे हैं? वो एनकाउंटर कर रहे हैं डायरेक्टली रूट पल्प से, ब्लड वेसल से, नर्व से। तो ऐसे में क्या होगा?
ऐसे में इन्फेक्शन हो सकती है ब्लड वेसल्स को, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होती है दैट विल कॉज़ पेन, ठीक है जी। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, हमें वहाँ से रूट पल्प को निकाल देना होता है। आपने डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो वहाँ पे वो करते हैं ना रूट कैनाल थेरेपी, है ना? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो उसमें करते क्या, आरसीटी जिसको बोलते हैं, आरसीटी में यूजुअली करते क्या है, आरसीटी में बेसिकली डॉक्टर देखता है कि अंदर से दाँत क्या है, उसका डेंटाइन वगैरह सारा कुछ ठीक है, खोखला तो नहीं हो रखा, जो उसके इन्फेक्शन तो नहीं हो रखी। तो जहाँ पे उसको लगता है डेंटिस्ट को कि इन्फेक्शन हो रखी है, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, रूट कैनाल को निकाल देते हैं, ठीक है? वहाँ से जो है ब्लड वेसल्स को, रूट कैविटी को, वो जो है पल्प कैविटी को खाली कर देते हैं और खाली करके वहाँ पे क्या भर देते हैं, वहाँ पे जीपी, गुट्टा पर्चा, ठीक है? गट्टा पर्चा बोलते हैं इसको, उसको भर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि अब वो जो जगह है जहाँ पे पेन हो रही थी, वो आपने कर दी एक आर्टिफ़िशियल मटीरियल से फ़िल, ठीक है? अब वहाँ पे ना तो इन्फेक्शन है, ना ब्लड वेसल्स हैं, ना ही कोई पेन होगी। फिर क्या करेंगे? आप उसको भर देंगे। भरेंगे कैसे? फ़िलिंग मटीरियल से। उसको भी हम डिस्कस करते हैं, फ़िलिंग मटीरियल कौन-कौन से होते हैं, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, तो ये सारे फ़िलिंग मटीरियल भी हम वहाँ पे भर देते हैं बाद में। और फिर क्या कर देते हैं? क्राउन कैपिंग कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, क्राउन की कटिंग करते हैं और फिर उसके बाद उस पे क्राउन लगा देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल एनिमल की जो एक टूथ बनाएँगे और उसको दाँत के ऊपर लगा देंगे ताकि फर्दर डिटीरियोरेशन ना हो उस दाँत की जिसकी आपने आरसीटी करवाई है, ठीक है? ये होता है सिंपल सा प्रोसेस आपका आरसीटी का। अच्छा, अगर बात करेंगे अभी हम विटामिन डी की, तो विटामिन डी आपने बॉर्नविटा की एड में भी सुना होगा कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन जो है उसमें हेल्प करता है। और कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन कहाँ से होगी? कैल्शियम आप लेंगे तो आप ओरली लेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा आपका कैल्शियम, तो वहाँ से विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करवाने में विटामिन डी को, ठीक है? और कुछ एक आयन्स जो हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, क्लोराइड है और कार्बोनेट है और सिट्रेट है, ये भी मतलब इनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है टूथ को, एक हेल्दी टूथ बना रहने में, जस्ट लाइक बोन्स। बोन्स को भी क्या रिक्वायरमेंट है? बोन्स ये है तो एक बोनी स्ट्रक्चर ही ना, टूथ भी क्या है? बोनी स्ट्रक्चर है। तो इसको भी यही रिक्वायरमेंट्स है जो कि एक आम बोन को है। हमें भी टूथ के लिए भी वही सप्लीमेंट्स, वही आयन्स चाहिए जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है? हेल्दी बना रहने के लिए। अब बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि ओवर द काउंटर हैं। आपने इस बात को ध्यान रखना है कि ज़्यादातर डेंटल मटेरियल्स और डेंटल मेडिसिन्स जो हैं वो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, उनके लिए यूजुअली प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक फार्मासिस्ट को इसके बारे में ज़रूरी तौर पर पता होना चाहिए कि ये जो डेंटल मटेरियल्स हैं, ये जो डेंटिस्ट्री का सामान है, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं? इसलिए ये आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब शुरुआत करते हैं हम एंटी कैरीज़ एजेंट्स पढ़ने से। एंटी कैरीज़ एजेंट्स में हमारा असली काम क्या है? हमने कैरीज़ मतलब जो कीड़ा लगने की बात हम कर रहे हैं, उसको हमने होने से रोकना है, ठीक है? हमने दाँतों को खराब नहीं होने देना, उन पे कैरीज़ नहीं आने देनी। अब पहली बात मैंने जो आपको बताई थी कैरीज़ क्यों लगती है? एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? इससे क्या होगा? एसिड प्रोड्यूस होगा। जब कार्बोहाइड्रेट से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रिएक्ट करेंगे, तो वहाँ पे वो प्रोड्यूस करेंगे एसिड और वो एसिड जो है, वो क्या कर देगा? टूथ की डीकैल्सिफिकेशन कर देगा, ठीक है? वहाँ से कैल्शियम इरोड कर देगा और आपके मुँह से फाउल माउथ ऑडर आना शुरू हो जाएगा, गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अब एग्ज़ैक्ट कॉज़ और जो मैकेनिज़्म ऑफ डेंटल कैरीज़ है ना, ये तो एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि क्या है। बट जो जो ये थ्योरी है वो यही कहती है कि इसी मेथड से माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो हैं वो फर्मेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को और एसिड की प्रोडक्शन करते हैं, जो फर्दर डेंटल कैरीज़ कॉज़ करती है।
अब जो ये डेंटल कैरीज प्रोड्यूस हुई है ना बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म से, ये क्या करेंगी, लेजेंस कर देंगी आपके दांतों के ऊपर, और कैरीज जो है, कालापन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब वो खोखला कर देगा दांतों को, और आपके जो है रूट कैनाल और जो रूट पल्प है, ब्लड वेसल्स हैं, ये एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगी। पहले तो आपका खाना जो है वो वहाँ पे फंसता रहेगा, और वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का कारण बनेगा, और वहाँ पे और ज़्यादा जो है इरोजन होगी। ठीक है, तो मतलब एक बार शुरुआत हो गई तो मतलब ये काम बढ़ता ही जाता है, फिर इसको ट्रीट करवाना पड़ता है फिर फर्दर। तो बेसिकली हम इसमें प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए नहीं, केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं डेंटिफ्राइसिस का। ठीक है, डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं? डेंटिफ्राइसिस होते हैं आपके टूथपेस्ट। तो आपने अब याद रखना है कि डेंटिफ्राइसिस का मतलब टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं। तो डेंटिफ्राइसिस हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस भी हैं, इनऑर्गेनिक सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस भी हैं। तो उसमें हमने यूज़ क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कई बार अमोनिएटेड टूथपेस्ट का, यूरिया अमोनिया कंटेनिंग पाउडर्स का, या फिर एंटीबायोटिक कंटेनिंग मिक्सचर्स का। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं, इनकी अपनी अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि असली जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें होती हैं फ्लोराइड्स। ठीक है, फ्लोराइड्स वाले जो टूथपेस्ट हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और आपके जो हैं डेंटल केरीज से प्रिवेंट करने में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। डेंटिफ्राइसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? आपके फ्लोराइड्स। देखो फ्लोराइड्स क्या करते हैं ना, फ्लोराइड्स आपके यूजुअली वैसे पानी में भी होते हैं। ठीक है, जो आप पानी पीते हो या फिर आपकी डाइट में भी होते हैं। अब फ्लोराइड्स को देने के 2 तरीके। पहले तो फ्लोराइड का काम देखो, फ्लोराइड क्या करता है, एक टॉपिकल लेयर बना देता है। किसके ऊपर? एनिमल के ऊपर। कैल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो हैं, एक तो हो जाएँगे इससे किल। ठीक है, उनको डीकैल्सिफ़ाई करने के लिए सरफेस ही नहीं मिलेगा, जब अगर फ्लोराइड्स आयन जो हैं वो प्रेज़ेंट होंगी। ठीक है? तो फ्लोराइड्स क्या है? फ्लोराइड का काम है आपके टूथ की कैल्सिफिकेशन करना और उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द केरीज़। अब फ्लोराइड जो हैं वो 2 तरीके से आप दे सकते हैं आपकी अपनी बॉडी में। एक तरीका तो है आप फ्लोराइड को इंजेस्ट करें, मतलब उसको कंज़्यूम करें अपनी डाइट में, अपने पानी में। ठीक है? तो वो फ्लोराइड जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो जो है अनकंट्रोल्ड मैनर है। ठीक है? आपको ये नहीं पता कि आपने कितना अमाउंट ऑफ फ्लोराइड लेना है, कितना नहीं लेना है। यूजुअली आपको चाहिए होता है 1 पीपीएम पर डे। ठीक है, 1 पीपीएम के अराउंड आपको चाहिए होता है फ्लोराइड्स पर डे। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, कई बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह क्या करती हैं कि जो पानी सप्लाई आपके घरों तक होना है, वो उसमें ऑलरेडी जो है वो कुछ फ्लोराइड की प्रोपोर्शन को ऐड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरिडेशन। और ये जो फ्लोरिडेशन होता है ना, इससे आपको फ्लोराइड तो मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसने डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने में तो हेल्प कर दी, लेकिन अगर ज़्यादा फ्लोराइड आपकी बॉडी में हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, वो यही दांतों को खराब भी कर देगा। इसको बोलते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ। मॉटलिंग ऑफ टीथ क्या होता है? मॉटलिंग ऑफ टीथ क्यों होता है? डेंटल फ्लोरोसिस के कारण। अगर ओवरडोज हो जाए फ्लोराइड्स की आपकी बॉडी में, तो इससे क्या हो जाती है? डेंटल फ्लोरोसिस। तो फ्लोराइड जो है वो आपको एक लिमिटेड ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो इससे ही आपके दांत जो हैं वो सही रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि अगर फ्लोराइड को ज़्यादा इंजेस्ट कर लिया जाए तो उसके कारण क्या-क्या एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए आपकी बॉडी में फ्लोराइड्स, तो इससे क्या होगा, आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अनडिज़ायरेबल चीज़ है, इसको अच्छा मत समझना। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस रहनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है, और मस्कुलर वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आने शुरू हो जाएँगे, और वर्स्ट केसेज़ में हार्ट फेल भी कर सकता है। तो कंक्लूज़न क्या निकला है
कि उतने अमाउंट में जो कि मैं 1 ppm की बात कर रहा हूँ, ये सफिशिएंट अमाउंट है फ्लोराइड का आपकी बॉडी में देने के लिए, ताकि आप ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचे रहें, डेंटल कैरी से भी बचे रहें और डेंटल फ्लोरोसिस ना हो, इसलिए ओवरडोज़ को भी आपको अवॉइड करना होता है। यूजुअली जो फ्लोराइड होती हैं या उसके साल्ट होते हैं, उनको हम जब इंटरनली लेते हैं तो वो फटाफट से एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और बोन तक जाके डिपॉजिट भी हो जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं, ठीक है? तो जो फ्लोराइड्स हैं, इसको आप ओरली भी दे सकते हैं, टॉपिकली भी दे सकते हैं। टॉपिकली मतलब जैसे आप हम डेंटिफ्राइसिस की या पॉलिशिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं, उनको आप लगा लेंगे, ठीक है? टूथ पाउडर लगा लेंगे जिनमें आपके पास फ्लोराइड्स हैं। और फ्लोराइड्स भी हैं, फ्लोराइड्स को हमें देखो फ्लोराइड्स में ना हमारे पास 2 तरह के फ्लोराइड यूजुअली अवेलेबल हैं जिनको हम वाइडली यूज़ करते हैं। एक तो आपके जो टूथपेस्ट आते हैं, वो होते हैं पेप्सोडेंट, कोलगेट, डाबर मिसवाक वगैरह ऐसे वाले, है ना? इनमें क्या है, जो फ्लोराइड हैं वो यूज़ करते हैं हम सोडियम फ्लोराइड, ठीक है? सोडियम फ्लोराइड जो होता है, सोडियम फ्लोराइड इतना ज़्यादा रेडिली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, ठीक है? और उसका जो है उसको डेली यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एक बार सोने से पहले, एक बार सुबह जो है आप टूथब्रश से ये जो डेंटिफ्राइसिस हैं इनको यूज़ करें। अच्छा, रात को सोने से पहले क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में, आपके मुँह के अंदर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स आपने लिए हैं, ठीक है? वो ना रह जाएँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे अगर बॉडी में सारी रात, वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो हैं, वो आपके बंद माउथ में ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और वहाँ पे रात के टाइम पे वो क्या करते हैं, अ, रिएक्ट कर जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ और वहाँ पे एसिड प्रोडक्शन कर देते हैं, जो फर्दर डीकैल्सिफिकेशन और जो है मॉडलिंग में एक रोल निभाते हैं। तो इसलिए रात को ब्रश करना ज़रूरी है। अच्छा, सुबह जो ब्रश करते हैं वो ये आपकी जो हाइजीन है इसको मेंटेन करने के लिए। तो इसमें जो अगर आपने डेली यूज़ करने के लिए यूज़ करना है, देन गो फॉर सोडियम फ्लोराइड। अगर हम बात करें स्टेनस फ्लोराइड की, स्टेनस क्या होता है? टिन, टिन जो है एलिमेंट है, उससे उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेनस। तो स्टेनस जो है, ये आपका स्टेनस फ्लोराइड जो है, ये यूज़ करते हैं कुछ एक टूथपेस्ट में। एक एमवे का टूथपेस्ट आता है ग्लिस्टर्स, उसमें यूजुअली यूज़ होता है आपका स्टेनस फ्लोराइड। और ये जो स्टेनस फ्लोराइड है, ये है तो बहुत अच्छा, इसका रोल जो है वो ज़्यादा बेटर है, ये बेटर एब्ज़ॉर्ब होता है, थोड़ा-सा महँगा भी होता है, ठीक है? और इसको बार-बार यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यूजुअली जो हम टूथपेस्ट की फ़ॉर्मुलेशन करते हैं, वो करते हैं डेली यूज़ के लिए, ठीक है? लेकिन जो हम अगर हम बात करते हैं स्टेनस फ्लोराइड की, तो इसमें जो कहा जाता है कि एक तो स्टेनस फ्लोराइड की जो एप्लीकेशन होती है, वो होती है बहुत ही सिम्प्लिफाइड और जो इफ़ेक्टिवनेस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, और एडवांटेज क्या है स्टेनलेस फ्लोराइड की? एडवांटेज ये है कि अगर आप 8% का एक्वस सॉल्यूशन बनाएँगे स्टेनलेस फ्लोराइड का, ठीक है? मतलब 8 ग्राम आपने स्टेनलेस फ्लोराइड लिया, 100 एमएल पानी में डाला तो 8% का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। उसको आप क्या करेंगे, एक बार टूथ सरफेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे और इस इतने इतने से अमाउंट को ये माना जाता है कि ये 6 महीने से लेके 1 साल तक सफिशिएंट है। आपको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है 6 महीने तक। तो जबकि जो अगर हम बात करते हैं सोडियम फ्लोराइड की, तो उसका कैसे रोल करते हैं हम यूज़, कि 2% सोडियम फ्लोराइड जो है, वो 10 दिनों में कम से कम 4 बार अप्लाई करना होता है आपको, ठीक है? जबकि स्टेनलेस फ्लोराइड 8% सॉल्यूशन 1 बार हर 6 महीने में। तो हम करते हैं इसको यूज़ ताकि कुछ एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी हो, ठीक है? फ्लोराइड्स की, या फिर क्या है, क्लीनलीनेस जो है वो बनी रहे, कैल्सिफिकेशन बनी रहे। लेकिन हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डेली ग्रोथ होने से रोकना है, इसलिए हम डेली ब्रश करते हैं सोडियम फ्लोराइड से, दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल, मोर अ, मोर ईज़ी टू यूज़, ठीक है? तो ये है आपके 2 तरह के प्रोडक्ट।
तो जो सोडियम फ्लोराइड है ना, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनलेस फ्लोराइड के अलावा हम यूज़ करते हैं कुछ फॉस्फेट्स का। फॉस्फेट्स भी जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेंटल मटेरियल्स में, ठीक है? तो उनका भी हेल्दी टीथ फॉर्मेशन में, हेल्दी बोन्स के बने रहने में बहुत बड़ा रोल है। तो पहले हमें जब कंपाउंड्स की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो सोडियम फ्लोराइड की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करते हैं हम, हाइड्रोजन जो फ्लोराइड है ठीक है? तो उसको क्या करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है हमें, सोडियम फ्लोराइड। दूसरा मेथड क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड को हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तब भी हमारे को जो है सोडियम फ्लोराइड मिल जाता है। और ये जो है एक ऑर्डरलेस कलरलेस क्रिस्टल होते हैं। यूजुअली जब आप इसको देखेंगे तो वाइट पाउडर होगा सोडियम फ्लोराइड का, ठीक है, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होगा अच्छे से, और अल्कोहल में जब आप इसको मिल घोलेंगे तो इनसॉल्यूबल रहेगा, ठीक है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर में बनाते हैं और इसको डार्क कलर की पायरेक्स बॉटल्स में स्टोर करते हैं, किसको, सोडियम फ्लोराइड को। और जो यूजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि 2% एक्वस सॉल्यूशन जो है वो सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करते हैं हम ओकेजनली, मतलब वही वो 10 दिन में कम से कम 4 बार यूज़ करना होता है, ठीक है। तो फ्लोराइड आयन जो हैं वो एनिमल में एंटर कर जाती हैं और एनिमल स्ट्रक्चर को फर्म और इफेक्टिव बनाए रखती हैं। तो इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला इतना है नहीं, बस इसको ओवरडोज से बचाना होता है फ्लोराइड की ना, तो उससे क्या होता है, डेंटल फ्लोरोसिस भी नहीं होता, और ओवर जो फ्लोरिडेशन है उससे बचाना होता है, क्योंकि इससे आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स, हार्ट फेलियर, मस्कुलर मूवमेंट्स में प्रॉब्लम, कन्वर्जन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप फ्लोराइड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, ठीक है, जिनके अभी दूध के दांत हैं, मिल्क टीथ की बात करते हैं, तो उनके लिए क्या है, हम बात करते हैं कि 2% सॉल्यूशन जो है ना सोडियम फ्लोराइड का, उसको वाटर में हम बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, उनकी करेंगे क्लीनिजिंग कम से कम 3 टाइम्स एट द इंटरवल ऑफ 1 वीक, ठीक है। तो अब बच्चों के जो दांत आते हैं 3 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 13 साल की एज में, है ना, तो उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इनके लिए यूजुअली बेटर यही है कि आप जो हैं इनकी मतलब कम से कम हफ्ते में 3 बार क्लीनिंग करें, ठीक है, उनको जो है इजी क्लीनिंग करें। तो बच्चों के लिए 2% सॉल्यूशन सोडियम फ्लोराइड का, ठीक है, 3 टाइम्स एट द इंटरवल ऑफ 1 वीक। अल्टरनेटिवली और क्या बात कर सकते हैं हम कि जो पेस्ट है ना, जो बनाते हैं टूथपेस्ट, तो उसमें 75% सोडियम फ्लोराइड होता है और 25% ग्लिसरॉल जो होता है, उसको हम डेली यूज़ कर सकते हैं। डेली यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम 1 मिनट तक रब करेंगे मुँह में और उसके बाद माउथ वॉश से रिमूव कर देंगे, कुरली कर लेंगे, ठीक है। और जो एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे अभी हम, बाकी ऐसे है इसका, ऐसे आप क्या करेंगे कि सोडियम फ्लोराइड की एक वेट क्वांटिटी को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, फिर उसके अंदर आप डालेंगे सोडियम क्लोराइड और अल्कोहल जो डालेंगे, फिर जो है उन सभी कंटेंट्स को आप करेंगे हीट बॉइलिंग लेवल तक, और जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप उसमें लेड नाइट्रेट को ड्रॉप वाइज डालेंगे, साथ में इस सॉल्यूशन को स्टर करते रहेंगे। फिर आप इसको करेंगे कूल, और कूल करने पे कोएगुलेट प्रेसिपिटेट जो होंगे उनको आप फ़िल्टर कर लेंगे, ठीक है? और जो रेज़िड्यू आएगा उसको आप अल्कोहल से वॉश कर लेंगे, डाइल्यूट अल्कोहल से वॉश कर लेंगे। तो फिर उसके बाद आप टाइट्रेशन करेंगे डाइसोडियम एडिटेट ज़ाइलिनॉल ऑरेंज एज़ इंडिकेटर यूज़ करके, ठीक है? तो ये है ऐसे। और स्टोरेज वही होता है, आपको पता ही है कि क्लोज़ वेल क्लोज़ कंटेनर में इसको स्टोर करना होता है। अच्छा, स्टेनलेस फ्लोराइड के बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया है, ठीक है। वो भी एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसका एक अनप्लीजेंट एस्ट्रिंजेंट सॉल्टी टेस्ट है, और सॉल्यूबल ये वाटर में है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड भी सॉल्यूबल था वाटर में, और दोनों ही अल्कोहल में इनसॉल्यूबल हैं, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड भी, स्टेनलेस फ्लोराइड भी अल्कोहल में इनसॉल्यूबल हैं। और यूजेस आपको पता है कि वही डेंटल केरीज में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सिमिलर जो भी आपने सोडियम फ्लोराइड में पढ़ा है, आपका स्टेनलेस फ्लोराइड भी ऑलमोस्ट सिमिलर जो है एक्शन देता है।
लेकिन बस इसका यही फ़ायदा है कि इसकी जो है सिम्प्लिफाइड एप्लीकेशन है और ग्रेटर इफ़ेक्टिवनेस है। साथ में इसको जो है कम यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? रेगुलर इंटरवल्स में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती इसको, स्टेनलेस फ्लोराइड को। अच्छा, और हमारे पास क्या-क्या मटेरियल होते हैं? अब दाँत की प्रॉब्लम में सिर्फ़ ये तो है नहीं कि डेंटल केरीज़ की बात कर रहे हैं या क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। हमें बात करनी है साथ के साथ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स, जो ठंडा-गरम लगता है दाँतों को, ठीक है? क्लीनिंग की बात करनी है, ठीक है? और भी मतलब ओरल कैविटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करनी है। तो बेसिकली जब भी हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो सेंसिटिविटी के लिए यूज़ करते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कंपाउंड का। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो थोड़ा-सा ग्रिटी भी होता है, ठीक है? हालाँकि सोडियम फ्लोराइड्स में जो स्टेनलेस फ्लोराइड है इनके भी ग्रिटी होते हैं, ठीक है? पॉलिशिंग का काम भी कर देते हैं, सफाई का काम भी कर देते हैं और कैल्सिफिकेशन का काम भी कर देते हैं। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट का भी ऐसा ही रोल है, बस इसकी सॉल्युबिलिटी का थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है? और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये यूज़ होता है एज़ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, और इससे भी जो बेटर यूज़ करते हैं हम एज़ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, वो है आपका स्ट्रोंशियम क्लोराइड। हाइपर सेंसिटिविटी में यूज़ करते हैं हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड का, ठीक है? और पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। ये फाइन पाउडरी टेक्सचर होता है, ठीक है? प्रेसिपिटेटेड चॉक का, और पाउडर और पेस्ट दोनों के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है? और मुँह के अंदर ये एब्रेसिव इफ़ेक्ट भी देता है और एंटासिड इफ़ेक्ट भी देता है, ठीक है? और इसको ना हम जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम फ्लोराइड के साथ नहीं देते यूजुअली। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि ये आपस में एक रिएक्शन करते हैं, और इनसॉल्यूबल जो फ्लोराइड्स होती हैं वो मतलब आपके जो फ्लोराइड्स और कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेंगे तो ये कैल्शियम फ्लोराइड बना देते हैं जो कि इनसॉल्यूबल रहेगा, ठीक है? और ऐसे इनसॉल्यूबल इंग्रीडिएंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको हम मिक्स करके नहीं देते। और फिर बात कर लेते हैं हम, हमारे पास और भी जो मटेरियल हैं सिमिलरली जो क्लीनिंग एजेंट्स और डेंटिफ्राइसिस में यूज़ होते हैं, वो है डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, और उसके अलावा है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट और स्ट्रोंशियम क्लोराइड। स्ट्रोंशियम क्लोराइड को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। ये ना मतलब यूजुअली मेडिकेटेड डेंटिफ्राइसिस में यूज़ होता है। 10% जो है इसको वेट बाय वेट एक टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं। बेसिक यूज़ कहाँ पे है? बेसिक यूज़ है इसका हाइपर सेंसिटिविटी में, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है पानी में, ठीक है? सिमिलरली एक सब्सटेंस है प्यूमाइस। प्यूमाइस वोल्केनिक ओरिजिन का एक सब्सटेंस है, ठीक है? जो भी एक छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक तरह के ग्रिटी सब्सटेंसेस ही हैं, रॉक्स ही हैं। उसको आप क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं, सिफ्टिंग कर लेते हैं, और अपने हिसाब से जैसा आपको पार्टिकल चाहिए, आप वैसे पार्टिकल को सिफ्ट करके उसको टूथपेस्ट में यूज़ कर लेते हैं। ये भी ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और ग्रेइश कलर के होते हैं, ठीक है? और अच्छा मतलब एक तरह का पॉलिशिंग इफ़ेक्ट देते हैं, और फ़िल्टरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग मीडियम में भी यूज़ होते हैं ये नॉर्मल इंडस्ट्री में, और मेटल पॉलिशेज़ में भी यूज़ होते हैं, बाकी डेंटल क्लीनिंग में तो यूज़ होते ही होते हैं। अच्छा, पॉलिशिंग एजेंट्स भी होते हैं, पॉलिशिंग एजेंट्स यही वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये मतलब कुछ एक इफ़ेक्ट जो हैं लोकल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट भी देते हैं, ठीक है? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट का भी इफ़ेक्ट देते हैं, जो फ्लोराइड्स और ये कैल्शियम कार्बोनेट जितने प्रोडक्ट्स मैंने डिस्कस किए पीछे, और साथ में ये पॉलिशिंग का भी काम देते हैं, ठीक है? और डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में आपने बस ये नाम याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हालाँकि ज़िंक क्लोराइड भी है, वो भी यूज़ होता है। और फिर बात करनी है हमने ओरल एंटीसेप्टिक्स और एस्ट्रिंजेंट्स की। देखो, एंटीसेप्टिक्स क्या होता है? सेप्सिस को होने से रोकते हैं, इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं, कहीं पे चोट लगी हो या फिर जो कहीं पे आपका जो रूट कैनाल या फिर जो ब्लड वेसल वगैरह एक्सपोज़ हो रही हैं वहाँ पे। अच्छा, और उसके अलावा क्या है, हमने एस्ट्रिंजेंट्स की बात करी। एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं वो एजेंट्स जो कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज़ करते हैं, ठीक है? तो अ, हमारे माउथ में भी हमें एंटीसेप्टिक्स की ज़रूरत होती है समटाइम्स, और एंटीबैक्टीरियल्स की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हम कुछ एक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि जैसे कि हम बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ठीक है? H2O2, और सोडियम परबोरेट की, और मैग्नीशियम पेरोक्साइड की।
तो पहले अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, तो हमने क्या है कि 3% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाएँगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जिसको हम यूज़ करते हैं एज़ ए माउथ वॉश। इसमें क्या एक्शन आएगा, इसके जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, इसका नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन जो है फ्री रेडिकल की फॉर्म में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन पे रिलीज़ हो जाता है वो नेसेंट ऑक्सीजन, और वो जो है हेल्प करता है बैक्टीरिया को किल करने में। और जो इस माउथ वॉश से जो फोम निकलती है ना, वो मतलब मैकेनिकल क्लीनिंग भी करने में हेल्प करती है, और जो कैविटीज़ और सर्वाइसेस हैं जिन तक टूथब्रश नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे भी ये जाके एक्शन अपना दे देती हैं। तो ये था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल। ठीक है, सिमिलरली यही जो है इफ़ेक्ट देंगे आपके सोडियम परबोरेट के क्रिस्टल। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी यही सेम काम करते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं रेडली, और इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना होता है। इनका भी जो माइल्ड डिसइंफेक्टेंट और डिओडोरेंट वाला जो एक्शन होता है, और ये टूथ पाउडर्स और माउथ वॉशेस में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, सिमिलर ये मैग्नीशियम पेरोक्साइड को भी आप ऐसे ही पढ़ लेंगे। अच्छा, माउथ वॉशेस की बात करें तो माउथ वॉशेस में ज़्यादातर होते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का क्या काम होता है, एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है, और क्या होता है साथ में, जिंक क्लोराइड। ये डिसेंसिटाइजेशन करता है और डिओडोरेंट एक्शन देता है। पोटेशियम पर मैग्नेट भी यूज़ होता है, लेकिन पोटेशियम पर मैग्नेट को बड़ा केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, और ये इन्फेक्शंस जो है उसको रोकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसलिए यूज़ करते हैं एज ए माउथ वॉश, क्योंकि वो माउथ के अंदर एंटासिड प्रॉपर्टी देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली प्रॉपर्टी देता है। और एक यूज़ करते हैं हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कब यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं हम इरिगेशन में। अच्छा, इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन जो है, इरिगेशन टूथ में क्या है एक तरह से, कि जब अ, आपने क्या किया, डॉक्टर क्या करते हैं ना, आरसीटी करते टाइम ना एक वो निकालेंगे, मतलब फिलिंग, मतलब एक उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे ना वो पल्प निकालते हैं। अब पल्प तो निकल गया, लेकिन वहाँ पे अगर वहाँ पे तब भी इन्फेक्शियस जो है मटेरियल हो उस कैविटी के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, वो आपकी करी कराई आरसीटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहाँ पे अगर इन्फेक्शन फिर से होगी, आपने सीमेंट से उसको कवर भी कर दिया, और बाद में पता चलता है कि वहाँ पे तो इन्फेक्शन रहेगी, तो दांत में दर्द स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे वो इरिगेशन करते हैं। क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को एक सिरिंज में भरेंगे, और वहाँ पे उसको एक प्रेशर से मारेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, वो इरिगेशन का प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड जो है वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको फ्लश आउट कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से माउथ वॉश की तरह यूज़ होता है काम। अच्छा, फिर बात करते हैं सीमेंट और फिलर्स की। देखो, जब डेंटिस्ट ने आपकी जो है, आप आइडेंटिफाई कर लिया या फिर आरसीटी कर ली कि यहाँ पे पिट्स बन गई हैं, फिशर्स बन गए हैं, मतलब छेद हो गए हैं, खोखलापन आ गया है, वहाँ पे वो क्या करेंगे, फिलिंग मटेरियल डाल देंगे। फिलिंग मटेरियल बेसिकली क्या-क्या हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल अवेलेबल हैं, वो होते हैं आपके ज़िंक ऑक्साइड और ज़िंक क्लोराइड। इन दोनों को क्या करते हैं, एक कंसिस्टेंसी में मिक्स करते हैं। ठीक है, ज़िंक ऑक्साइड और ज़िंक क्लोराइड को एक लिक्विड के साथ। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इस तरह से रखते हैं ताकि वो जल्दी हार्ड हो जाए। जो आपका ये सीमेंट है जल्दी हार्ड हो जाए, जैसे आपने उसको अप्लाई किया तो वो हार्ड हो जाए। डेंटिस्ट चाहें तो उसको बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ रिमूव नहीं कर सकते। और अगर बात करें हम, ये है टेम्परेरी फिलिंग। ठीक है, ज़िंक ऑक्साइड और जो ज़िंक क्लोराइड है, टेम्परेरी फिलिंग्स कहते हैं इसको। अगर आपने परमानेंट फिलिंग करवानी होगी, परमानेंट फिलिंग कैसे होती है, वो होती है इनर्ट मटेरियल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी जो फिलिंग अगर होगी तो वो परमानेंट होगी। ठीक है, अब है बात करते हैं हम कुछ एनाल्जेसिक्स की। एनाल्जेसिक नहीं, हाँ, एल्वियोलर एनाल्जेसिक। एल्वियोलर एनाल्जेसिक क्या करते हैं, वो एक टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। जैसे मान लो आपने दांत निकलवाया, एक्सट्रैक्शन करवा दी उसकी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ड्राई सॉकेट्स बन जाएंगी। तो ड्राई सॉकेट्स पेनफुल भी होंगी, तो इसमें क्या करेंगे हम, बेंजोकेन या फिर लौंग का तेल या फिर यूजिनॉल, ग्वाइकॉल, ऐसे मटेरियल्स को आप क्या करेंगे, वहाँ पे डेंटिस्ट क्या करते हैं,
कॉटन से लगा के वहाँ पे उन ड्राई सॉकेट्स में रख देते हैं, ठीक है? जिससे क्या है वहाँ पे एक एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट जो है वो मिल जाता है, ठीक है? तो ये कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी आपकी डेंटल प्रोडक्ट्स से और यही आपके सिलेबस में है, आपने यही करना है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।